तो देखो भैया रिवर स्विमर में आगे क्वेश्चंस करते हैं। करेक्ट स्विमर है जो कि पॉइंट ए पर है और वो बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। दूसरी साइड पर लाइन ए बी जो है वो रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है। तो कह रहा है कि वो जो स्विमर वो इस लाइन ए बी के साथ कितने एंगल पर स्विम करने की कोशिश करे ताकि वो बी पॉइंट पर पहुंच जाए। ये क्वेश्चन है अपना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको विंड और एरोप्लेन वाले में मिल जाए कि कहीं पे एरोप्लेन है और उसको अल्टीमेटली किसी बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो कि आपको क्या करना हो, रिजल्टेंट जो है आपको भैया कुल मिलाकर के रिजल्टेंट किधर चाहिए, इस तरफ चाहिए। तो इस तरफ चाहिए तो हमेशा क्या करो कि ये देखो, ये तो लाइन ए बी है वो जो अपने को दे रखी है, ये तो है एंगल 30 डिग्री। मान लो कि वो थीटा एंगल पर जंप करना चाहता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो लाइन ए बी के अलोंग आना चाहिए। किसके अलोंग आना चाहिए, लाइन ए बी के अलोंग। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो कि जिस लाइन के अलोंग रिजल्टेंट चाहिए एक एक्सिस तो वो मान लो। जिस लाइन के अलोंग क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, उसके अलोंग एक एक्सिस आप ये मान लो। तो ये एक एक्सिस तो ये हो गई आपकी। दूसरी अपने आप, क्योंकि आप वेक्टर्स को रिजॉल्व करोगे तो दूसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगी ही होगी। अब आप एक बात करें, इस वी एस का जो कंपोनेंट आएगा इधर वो क्या आएगा, वी एस कॉस थीटा, जबकि इस तरफ क्या आ जाएगा, वी एस साइन थीटा। इस u को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आया, u cos 30 डिग्री, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या आया, u sin 30 डिग्री। अगर मुझे रिजल्टेंट सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग चाहिए तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, या अगर फोर्स की कहीं बात करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। वो कैंसिल आउट होंगे तभी तो रिजल्टेंट ये वाला बचेगा। तो यानी कि सर बड़ा सिंपल हो गया, एक ही लाइन में आंसर आएगा, v sin थीटा इज u sin 30 डिग्री एंड इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है। तो u sin थीटा इज इक्वल टू u sin 30 डिग्री। तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको फिर से याद दिला दें, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, जिधर रिजल्टेंट चाहिए, जहां पार्टिकल को पहुंचाना है उसके अलोंग एक एक्सिस मान लें, दूसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर माने, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग नेट कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। ये आपको करना था। वो जीरो यहाँ पे कब हो पाता, जब ये वी एस साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, u साइन 30 डिग्री के बराबर। हो सकता है क्वेश्चन में ये वी एस और u में कोई अलग रिलेशन दे दे। मान लो वो कह दे कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो तो √3/2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ रिवर की, तो फिर उस केस में अलग से सॉल्व कर लेंगे उसको, बट आइडिया यही रहेगा क्वेश्चन का। करें इसको नोट जल्दी से। देखो ये अगला क्वेश्चन, करे पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये आपको वी एस गिवन है कि ये 3 किलोमीटर पर आवर है और आपको विड्थ ऑफ रिवर दे रखी है मीटर में। तो एक काम करो, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5/6 मीटर पर सेकंड। जबकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 × 5/18
इट इज 25/18 मीटर पर सेकेंड। विड्थ ऑफ रिवर भी मेंशन है क्वेश्चन में कि वो 120 मीटर है। हाउ मस्ट स्विमर स्विम, दैट इज फाइंड एंगल विद रिवर फ्लो। वो क्या चाहता है कि जो पाथ ट्रेवल किया है वो मिनिमम होना चाहिए। जो मिनिमम पाथ है वो क्या हो सकता है, वो परपेंडिकुलर दूरी हो सकती है, यानी कि ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल है क्या। ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल होने की एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन भैया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम है किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से। इट मीन्स इन दिस केस ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो ऑल्दो इट कैन बी मिनिमाइज्ड। ड्रिफ्ट को आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। सो in this case since velocity of river is greater than velocity of swimmer, drift can never be zero. Drift can never be zero. Drift zero नहीं हो पाएगा। Although it can be minimized, although it can be minimized, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। सो द कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो उस केस के अंदर आपकी क्या कंडीशन रहेगी ड्रिफ्ट मिनिमम की। तो दैट कंडीशन इज, ये डिराइव्ड कंडीशन है, मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू VS/U। जो कंडीशन आपने पिछले वाले केस में पढ़ी थी बिल्कुल उससे उल्टा, VS डिवाइडेड बाय U हो जाएगा। नौ पिछली बार जहाँ पे ड्रिफ्ट जीरो था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम थी, उस केस में U/VS आया था। कुछ नहीं करेंगे, वो XD का जो ड्रिफ्ट का जो आएगा एक्सप्रेशन, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसका डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर दूंगा। दैन यू विल गेट दिस कंडीशन कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VS/U। ये कंडीशन याद रखनी है, बिल्कुल उससे उल्टी। या ऐसे भी याद रख सकते हो सर, चाहे वो मिनिमम आए चाहे ड्रिफ्ट जीरो आए, इन बोथ द केसेस साइन मस्ट बी लेस देन 1। तो साइन की वैल्यू अगर 1 से कम रखनी है तो ऊपर वही फैक्टर रखा जाएगा जो छोटा है। क्लियर है ये बात। तो यानी कि वो पहले एंगल निकाल लेते हैं। ये इधर से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, देखो पहले डायग्राम बना लो और क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में वो एंगल जो पूछा है वो रिवर फ्लो के साथ पूछा है। ये तो रिवर फ्लो है। अगर आपको ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है तो ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि उसको कैसे जंप करना पड़ेगा, उसको अपस्ट्रीम जंप करना पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम अगर जंप करना पड़ेगा तो मान लो कि ये वाला एंगल VS ये है एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। ये जो डिराइव होके आया है ना बेटा थीटा, दिस थीटा इज मेजर्ड विद द वर्टिकल। ये जो वाई एक्सिस आपने मानी थी उसके साथ है, ये बात भी ध्यान रख लेना। दिस थीटा इज मेजर्ड with axis perpendicular to river flow। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके साथ मेजर किया है। यानी कि हमसे जो इस क्वेश्चन में बेटा वैल्यू पूछी है उसका अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 90 प्लस थीटा। क्या आएगा, 90 प्लस थीटा। तो यानी कि कंडीशन लगाओ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, ये VS/U होना चाहिए।
वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कहाँ आएगी, 37 डिग्री पर। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड आंसर जो कि रिवर फ्लो के साथ था, इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो जो एंगल पूछा है वो परपेंडिकुलर टू रिवर एक्सिस के साथ पूछा है या फिर आपका रिवर फ्लो के साथ पूछा है। रिवर फ्लो के साथ जब आप एंगल देखेंगे तो 90 + 37 डिग्री आएगा, विच इज 127 डिग्री, विच इज इक्वल टू 127 डिग्री। सो दिस इज द कंडीशन फॉर, ये कंडीशन किसकी आई आपकी, मिनिमम ड्रिफ्ट की, कि मिनिमम ड्रिफ्ट अगर हो तो ये आएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक पार्ट और पूछा है कि कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, तो आप फिर से वो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये आपका Vs साइन थीटा है, ये आपका कितना है बेटा, Vs कॉस थीटा। तो वो जो रिवर की जो विड्थ है d, उसके लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए Vs कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि सर d बराबर किसके आएगा, Vs कॉस थीटा इंटू टाइम। ये 120 डिग्री दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो 5/6 मीटर पर सेकंड है। कॉस ऑफ 37 डिग्री इज 4/5 इंटू टाइम। तो यहाँ से आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट t इज इक्वल टू 180 सेकेंड। ये आ गया। इसी क्वेश्चन में ड्रिफ्ट पूछ भी सकता था वो, इसी क्वेश्चन में ड्रिफ्ट पूछा भी जा सकता था कि ड्रिफ्ट कितना होगा। तो इन दैट केस आंसर विल बी u माइनस Vs साइन थीटा इंटू टी। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ड्रिफ्ट आ जाएगा। u की वैल्यू आप जानते हो, u की वैल्यू आपकी कितनी है 25/18 माइनस Vs इज 5/6 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और टाइम 180 आ गया। ये आंसर आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, इस कैटेगरी में क्वेश्चन देखो बेटा बड़ा सिंपल है, आपके लेवल पे हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ लें कि वो वेलोसिटी उसने दे दिया और वो पूछ लें कि इस केस में ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो एक ऐसा ऑप्शन सेट कर दें या एक ऐसा ऑप्शन सेट कर दीजिए इस केस में कभी भी ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकता। इन बड़ा अगर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो फिर वो कंडीशन पूछ लेगा और थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहेगा तो फाइनली वो आपसे ये 3 चीज़ें भी पूछ सकता है, कोई पैराग्राफ टाइप में डाल करके। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। इस कंडीशन के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था उसमें कहीं पर कोई किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को नोट एक बार। तो जो पॉसिबल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रिवर स्विमर पर बन सकते थे वो सब के सब हमने कर लिए। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस को बड़ा आसान बना देगा, एंड दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये सब इसी का पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कुछ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी का हल्का सा एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को यूज़ कब करेंगे। अप्रोच का मतलब क्या होगा, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हों और पार्टिकल जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उनके बीच में सेपरेशन क्या होगी, घटेगी। तो यानी कि दिस कंसेप्ट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड ओनली when separation between two or more particles is decreasing and finally they are meeting। फाइनली वो मीट भी कर जाएंगे जब सेपरेशन घट रही है, तो कितने भी टाइम के बाद मिले वो एक अलग बात है।
बट ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हों, उनके बीच में सेपरेशन घट रही हो। ठीक है, बड़े सिंपल केस करते हैं। सबसे पहला केस वेरी सिंपल, कि ये कोई पार्टिकल ए है और भैया ये इस तरफ वेलोसिटी v1 से जा रहा है, इसी लाइन में दूसरा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लेकर के आऊँगा रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखनी हो तो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान से समझें। जो दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक पार्टिकल तो ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। दैट लाइन इज नॉन एज लाइन ऑफ मोशन, या आप उसको लाइन ऑफ अप्रोच बोल दो, दैट इज बेटर वर्ड। ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ अप्रोच। क्या होगी लाइन ऑफ अप्रोच? चाहे वो किसी भी एंगल पर जा रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो जो दो पार्टिकल्स हैं उनको सीधे सीधे एक लाइन से जोड़ दो। वो जो लाइन है वही लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ अप्रोच। एक बात, अब वेलोसिटी, ये जो अप्रोच वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये क्या चीज है? इट इज रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ अप्रोच। सीधी सी बात है, जो लाइन ऑफ अप्रोच है उसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। बस एक हल्का सा काम ये नया करना है। आप याद करो, आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बताते, v1 प्लस v2। एक्चुअल में यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट से लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग है, इसलिए वो रिलेटिव वेलोसिटी लग रही है। सो इस केस में बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, बोलो कितना हो गया, माइनस v2। सो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई कि ये कुछ नया नहीं है, ये क्या चीज़ है, रिलेटिव वेलोसिटी ही है। क्या है ये, रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हल्का सा और देखो, अच्छा ऐसा भी आ सकता है कि कर लो सेकंड पार्ट, कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये v1 वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब क्या बड़ा हो, v1 बड़ा होना चाहिए v2 से, अदरवाइज तो सेपरेशन कभी घट ही नहीं सकती, और सेपरेशन नहीं घटेगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज नहीं कर सकते। v1 अगर बड़ा है v2 से तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2। अगला केस, ये पार्टिकल A, ये थीटा एंगल पर इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ। ये देखें जरा एक बार, ये कोई पार्टिकल B है और ये इस तरफ जा रहा है। और भैया एक बात ध्यान रखना, अब आगे के जितने भी मैं केसेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के ही क्वेश्चन करूँगा सारे, तो उसमें पक्का ये हो रहा होगा कि उनके बीच की सेपरेशन घट रही होगी हमेशा। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका पहले बात तो देखो, ये वाली लाइन ही आपकी क्या है, लाइन ऑफ अप्रोच। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, जो लाइन ऑफ अप्रोच है उसके अलोंग, v1 cos थीटा। देखो लॉजिकली भी समझ में आना चाहिए कि सर ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जब वो इधर जा रहा है तो इसका कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर वाला।
अब एक बात बताओ, जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा, क्या उसके कारण कभी सेपरेशन डिक्रीज हो सकता है क्या? कभी सेपरेशन डिक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाली क्लास में करेंगे कि दो पार्टिकल्स का कभी कॉलिजन नहीं करवाना हो तो उनका रिलेटिव जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो जीरो कर दो, या उनका ये वाला कंपोनेंट क्या कर दो, जीरो, ये वाला कंपोनेंट बराबर कर दो। क्या हुआ? v1 sin थीटा, ठीक है, फाइन। तो अब आप यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखोगे? v1 cos थीटा। ये अभी के लिए मैं इसको है ना ऐसे ले लेता हूं, इस तरफ छोड़ो, ये v2, तो इट विल बी v1 cos थीटा प्लस v2। अगर वो उस तरफ होता तो फिर वो माइनस वाला कर लेता। और एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। थीटा 1, ये थीटा 2, ये पार्टिकल A, ये पार्टिकल B, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2। जिन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज लाइन ऑफ अप्रोच। लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग वेलोसिटी के क्या करो, कंपोनेंट, दूसरे को करने की जरूरत भी नहीं है। ये वाला कितना आया, v1 cos थीटा 1, ये वाला क्या आया, v2 cos थीटा 2। क्या बन गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले ये देखें कि क्या दो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन डिक्रीज हो रही है। और क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या कहेगा वो, कि उन दोनों पार्टिकल्स को, तीनों पार्टिकल्स को, चार पार्टिकल्स को, हो सकता है 6 पार्टिकल्स को भी एक टाइम पे मीट करना पड़े। तो पक्का ये समझ जाना कि वहाँ पर आप 6 पार्टिकल्स को एक साथ नहीं चला सकते। आपको किसका कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। वो जो दो पार्टिकल्स जिनको आप मिलाना चाहते हैं उनको सीधा एक लाइन से क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। दैट लाइन विल बी योर लाइन ऑफ अप्रोच। अब आपको क्या करना है, जो भी पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं उनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, किसके अलोंग, लाइन ऑफ अप्रोच। और फिर वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें ये नोट, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो भैया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पर ये क्वेश्चन, 3 particles are located at the 3 vertices of a triangle of side A। चलो, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। मान लो 3 पार्टिकल्स हैं, P, Q और R, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड लेंथ क्या है इसकी, A है। चलो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल, हर एक एंगल कितना कितना होने वाला है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60। दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद अ कांस्टेंट स्पीड v, बट मूव इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली हेड्स फॉर द सेकेंड। यानी कि जिस इंस्टेंट पर चलना शुरू किया तो p जो है वो किस तरफ डायरेक्शन है उसकी, q की तरफ। जो सेकंड पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन थर्ड वाले की तरफ, मतलब Q की R की तरफ, और थर्ड वाले की फर्स्ट वाले की तरफ। ऐसे, ये इस तरह से कह रहा है कि जब तक ये मिल नहीं लेते, ये जो ट्रेंड है, ये जो कंडीशन है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। यानी कि A की वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द B की C की तरफ, C की A की तरफ, इस तरह से चलता रहेगा। नाउ द आइडिया इज, सबसे पहले जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। मान लो कि Q हल्का सा चला बेटा, यहाँ पर जैसे ही Q हल्का सा चला, V अपनी वेलोसिटी इधर कर लेगा, उतने टाइम में वो भी उतना ही चला होगा, ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कर लेगा, और ये चला होगा तो ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कर लेगा। अगले जैसे इंस्टेंट पे चलेगा फिर से क्या होगा, ये वाला इधर कर लेगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, इस तरह से करते करते एक पॉइंट आएगा जहां वो मीट कर जाएंगे। तो अब जरा ऐसा क्या तीनों पार्टिकल्स की स्पीड सेम है? अरे तीनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, सेम। सिमेट्री भी है,
अरे क्या है, सब में इनिशियल दूरी क्या थी, सेम। यानी कि सर वो तीनों एक साथ मिलेंगे, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। तीनों कहाँ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, सबको टाइम सेम लगने वाला है। अब आपको ऐसा पॉइंट देखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, देखो टाइम सेम, स्पीड सेम, इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर हो, सेंट्रॉइड। तो यानी कि सर वो कहाँ पर मुलाकात करेंगे, और वो पाथ देखो कुछ इस तरह का आएगा बेटा इनका, ये और ये वाला जो पार्टिकल है ये दीज आर द ट्रैक्स। ये एक्चुअल में जो पाथ आएगा वो इस तरह का आएगा, जो मैंने ये जो बनाया है, ये वाला पाथ, इस तरह का पाथ फॉलो करेंगे। तो ये एक सवाल का जवाब हो गया कि कहाँ मिलने वाले हैं, सेंट्रॉइड पर मिलने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने समय में मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि तीनों को मिलने में क्या सेम समय लगेगा, भाई तीनों एक साथ ही मिलने वाले हैं। तो यानी कि सर मैं अगर दो पार्टिकल्स को मिलाने का समय अगर निकाल लूँ तो ऑब्वियस है वही इसका आंसर भी होगा। तो मैं कहता हूँ P और Q की बात कर लो। किसकी बात कर लो, P और Q की। P और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या यही लाइन ऑफ अप्रोच है, अरे यही क्या है आपकी लाइन ऑफ अप्रोच। इसके अलोंग इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v। मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना चाहता हूँ। इस v का इसके अलोंग कंपोनेंट v cos 60 डिग्री, क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया, वो v प्लस v cos 60 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 3v/2। कितनी दूरी तय करनी है इस वेलोसिटी से, d, टाइम आ गया, t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इट विल बी 2d/3v। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको अगर टाइम a दे रखा है तो a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a दे रखा है तो a आ जाएगा, d की जगह a आ जाएगा। तो आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के बाद टाइम कैसे निकालना है, वो जो दो पार्टिकल्स जब मिलेंगे उसको डिवाइड कर दोगे, वो जो सेपरेशन है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। बाकी जो है इस पे और क्वेश्चंस अभी करने हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चंस और करेंगे। आइडिया यही रहेगा, पहले वो जो पहले जो थ्योरी पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से करें, इस एक क्वेश्चन को अच्छे से करें, फिर आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। इतना कर लें अभी आप।